नमस्कार फ्रेंड्स, मी सीए अभिषेक जैन। 11 जनवरी 2021 को सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन इशू किया टू ऑल ऑफिसर्स और वो डायरेक्शन था पेनल्टी 271 AAD का। पेनल्टी का एक लंबा चौड़ा परिवार है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर एक मेंबर की और एंट्री हो गई, क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क बहुत पड़ता है। एक्चुअली इस इंस्ट्रक्शन के बाद जब ये सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया में, मेरे पास कई मैसेजेस थे, सर ये क्या नई चीज है। दिस इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सेक्शन 271 AAD और वो बताता है कि अगर किसी एसएससी की बुक्स में फॉल्स एंट्री है या कोई भी ऐसा ओमिशन है बुक्स से जो उसकी टैक्स लायबिलिटी इवेट करता है, तो वहां पेनल्टी एक बहुत बड़ा अमाउंट एसएससी पे आने वाला है। अब ये क्या है, क्या फॉल्स इनवॉइस हमारी बुक्स में है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी नहीं कर रहे, तो क्या इसका असर होने वाला है? क्योंकि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन भी है वहां पे, बहुत सारी चीजें हैं और इसी पे क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में किया गया है। हम समझते हैं कि क्या वाकई में ये जो 100% जो एक पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है जो फॉल्स एंट्री के रूप में होगा, ना केवल पर्टिकुलर एसएससी पे। अर्लियर इन द इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फॉल्स एंट्री है और उसकी पेनल्टी सामने वाले बंदे पे जिसने कि इशू किया है या और किसी तरीके से एंगेज्ड है इस फॉल्स जो इनवॉइस इशू हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। पर अब 271 AAD ये पावर EU को दे चुका है, ना केवल एसएससी बल्कि सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जिसने भी ये एंट्री इन्वॉल्व है, जो भी बंदा इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, तो उस पे भी इक्वल टू जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है पेनल्टी लगने वाली है। तो समझते हैं ये एक बड़ा चेंज है, बड़ा एक कह सकते हैं पेनल्टी का प्रोविजन है। हमें पता होना चाहिए बीइंग अ बिजनेसमैन प्रोफेशनल कि किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 आ चुका है। जी हाँ, हम अभी नए फाइनेंस एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, पर ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2020 से आ चुका है। समझते हैं एक पीपीटी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो ये प्रोविजन 271 AAD हमें फॉल्स एंट्री और फेक इनवॉइसेस के बारे में बताता है। आप देखिएगा ये सेक्शन क्या बोलता है। न्यू एडिशन इन द फैमिली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि बहुत सारी पेनल्टी ऑलरेडी है, पर इस पेनल्टी की जो इम्पैक्ट है इस पेनल्टी का वो काफी बड़ा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम ये एक बड़ा हिट करने वाला प्रोविजन है हर एक एसएससी को, ना कि एसएससी को जो उसके साथ इन्वॉल्व है उसको भी। आप देख सकते हैं येलो कलर में इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 और कोई भी डिफॉल्ट कमिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम चलते हैं। देखो क्या बोला गया है यहाँ, हर एक लाइन है तो बहुत छोटा सा सेक्शन, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन, यहाँ समझते हैं, लेट्स अज्यूम कंसीलमेंट का कोई केस है कि कुछ इनकम छुपा ली गई और कंसीलमेंट 270 का प्रोविजन लगा और उस पर पेनल्टी अकॉर्डिंगली आई। तो क्या उस कंसीलमेंट के 270 की कोई भी जो पेनल्टी बनी उसके साथ क्या 270 AAD की भी पेनल्टी लग जाएगी? यस, लग जाएगी, क्योंकि क्या बोला है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पहली लाइन जो आप देख रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये यही बोलता है, इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। अब प्रोसीडिंग पे बात आते कि ये प्रोसीडिंग, क्या प्रोसीडिंग ना हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? वेट फॉर अ व्हाइल, आगे मैं पढ़ता हूं, फिर इस पे भी बात करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन, आप समझ सकते हैं। वापस से एक बार मैं कंटिन्यूटी में लेता हूं। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना हो तो फिर ये एक हमें वेट करना पड़ेगा कि जैसे प्रेजम्पटिव सेक्शन है
अब वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे हम 44 AD की बात करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, हम भी ये कहते हैं जब रिटर्न फाइल करते हैं, ITR फाइल करते हैं, पर वहाँ पे अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन नहीं लिखा, नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी पर्सन। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, क्या 44 AD में जाता है तो वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आप देखते हैं 44 AD में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अलग से मांगी जाती है, जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश का बैलेंस। तो अगर ये एसएससी अगर मेंशन करता है तो क्या मेंटेन माना जाएगा? लेट्स सी। अब हो सकता है माना जाए, अभी ये नया सेक्शन है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ प्रोनाउंसमेंट का जो होंगे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कि किस तरीके से इसको कवर किया जाता है। तो क्या बोलता है, नॉट मेंटेन्ड इफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एनी पर्सन देयर इज अ फॉल्स एंट्री। इसका भी मीनिंग बताया गया, फॉल्स एंट्री क्या है, आता हूं। और omission of any entry which is relevant for computation of total income of such person, राइट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर जो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट की, ए फॉल्स एंट्री एंड एन ओमिशन ऑफ एनी एंट्री विच इज रिलेवेंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू एवेड टैक्स लायबिलिटी। दो अलग अलग लाइनें हैं। फॉल्स एंट्री हो तो इमीडिएट ही एप्लीकेबल है, बट एन ओमिशन ऑफ एन एंट्री, राइट, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई जो इनवॉइस है या कुछ भी है, ओमिशन हो गया एंट्री का, विच इज रिलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू इवेड टैक्स लायबिलिटी, यानी उसका पर्पस टू इवेड टैक्स लायबिलिटी। ये दूसरे वाले पॉइंट पे बात की गई है, पहले वाले पॉइंट पे कोई फॉल्स एंट्री की बात, जो फॉल्स एंट्री है कि उसमें टैक्स इवेड हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर सर टैक्स इवेड ना हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऐसा बंदा है जिसने कि अब बैंक में है, टर्नओवर दिखाना पड़ता है, सेल की एंट्री दी और परचेज की एंट्री ले भी ली, टर्नओवर ज़्यादा हो गया, अब टैक्स पे इम्पैक्ट बढ़ा नहीं, 1 लाख रुपए का बिल था, 1 लाख रुपए का परचेज बिल था, सेल बिल था, बराबर हो गया, तो भी क्या ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं फॉल्स एंट्री की बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, क्योंकि ये क्या बोलता है कि यहाँ इवेड से तो मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ नीचे जो लाइन दी गई है, द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट दैट सच पर्सन शेल पे, में डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर एओ के पास, शेल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी एज सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। यानी अगर 5 लाख का किसी ने ट्रांजेक्शन किया है, उस फॉल्स इनवॉइस लिया है, तो 5 लाख की पेनल्टी के लिए आप तैयार रहें, राइट। ये तो सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे में हम समझ रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे इस प्रोविजन को। अब जो दूसरी की जो बात की गई है, दूसरे पॉइंट जो सबसेक्शन में बात की गई, उस पर भी हम चलते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फॉल्स एंट्री का मतलब क्या हुआ, जो बात की गई थी पहले पॉइंट में। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स यूज और इंटेंशन टू यूज। ये लो, इंटेंशन भी हो गई। अब इंटेंशन कैसे हो, ये सब डिपेंड करता है, इंटेंशन कैसे आइडेंटिफाइड होगी। फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड्स फोर्स्ड और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉल्स इनवॉइस और इन जनरल a false piece of documentary evidence। अब क्या इनवॉइस इसमें लिया गया है या कोई एक्सपेंसेस पे भी बात की गई है? यहां देखा जाए जनरल सेंस में तो ऐसा लगता है इनवॉइस की बात की गई है, पर लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो यहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट और कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि किया तो आ सकता है, बट इट्स स्टिल वी हैव टू वेट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड कि कहना। बट अगर हम जनरल इंटरप्रिटेशन देखें, क्योंकि नीचे के 2 पॉइंट और ये बात भी इनवॉइस की जा रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पॉइंट है वो केवल इनवॉइस के बारे में बात करता है। बी पॉइंट क्या बोलता है, इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इशूड बाय पर्सन और एनी अदर पर्सन without actual supply or receipt of such goods or services। Let's take an example। कमीशन का किसी ने एक्सपेंडिचर किया, इशू किया किसी ने इनवॉइस, और वो सर्विसेज रेंडर्ड ही नहीं हुई, तो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। थर्ड, इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू और फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ बड़ा दिक्कत वाला बात है कि किसी से आपने सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स किया और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा? जब सप्लाई लिया तब तो था बंदा, मैं तो देख के भी आया था, दुकान पे बैठा था बंदा, अब भाग गया, क्या उसका ट्रेसेबल ही नहीं है।
देन अब ये एक देखने वाली बात है, बोला गया कि एग्जिस्ट ना करता हो तो ये लेट्स सी कि क्या आगे इसका पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। अभी किस समय देखा जाए कि या तो जब प्रोसीडिंग चल रही हो तब देखा जाए, या जब सर्विसेज या गुड्स पे ट्रांजेक्शन हुआ तब देखा जाए, तो ये सोचने वाली बात है। नाउ जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ये एक सबसेक्शन 1 से रिलेट करता है। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट कर सकता है दैट एनी अदर पर्सन हु कॉजेज द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, मतलब कि जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करता है उसमें अगर फॉल्स एंट्री मिली, राइट, और वो फॉल्स एंट्री के लिए वो कारण रहा, कौन बंदा, दूसरा बंदा, कॉज द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 में इन एनी मैनर, कि भैया वो बीच में है, मिडिल में है, या उसने दी है, जो है जो भी है बंदा, whosoever it may be, in any manner to make a false entry or omit or cause to omit any entry, या उसमें उसने किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रहा है कि ये एंट्री ओमिट कर दी है या किसी भी तरीके से, रेफर टू इन दैट पर्टिकुलर सबसेक्शन 1 shall pay by way of penalty or sum equal to the aggregate amount of such false or omitted entry। ये पहले ऐसा नहीं था। अब उस पर्टिकुलर अदर पर्सन को भी जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट जो फॉल्स एंट्री का है, वो पेनल्टी उस पर भी लिमिट होगी। ये एओ खुद कर सकता है जो पहले बंदा एसएससी का था, या ये डायरेक्ट कर सकता है उसके जुरिस्डिक्शनल एओ को, दोनों तरीके से हो सकता है। पर इस इंटरप्रिटेशन से ये लगता है कि ये एओ खुद इनिशिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक सेक्शन मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि अगर अब कोई फॉल्स एंट्री 1 4 2020 के बाद में आती है या कुछ ओमिशन होता है, ना केवल ये 270A की पेनल्टी इंपोज कर सकता है, साथ ही साथ आप इसका इम्पैक्ट देखना, ये एग्रीगेट अमाउंट जो एंट्री का रहेगा उस पे उसके इक्वल एक पेनल्टी 271A भी आ सकती है। और साथ ही साथ अगर जीएसटी का अगर फॉल्स एंट्री इनवॉइस आया तो वहां पेनल्टी अलग है। आप समझिएगा इसका इम्पैक्ट कितना ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है एक एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, requested to subscribe our channel. Thanks a lot and stay tuned for the next update. Thank you.